हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है वान टाप गुणांक। वान टाप गुणांक को आई से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई से वान टाप गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो आई क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई क्या होता है या वान टाप गुणांक क्या होता है? ये होता है प्रेक्षित, आई इक्वल टू होगा प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म इसमें भाग देना हमको। ये तो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म है और इसमें भाग देंगे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म का। सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। तो देखो एग्जांपल बता देता हूँ इसका साथ साथ। जैसे देखो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। जैसे देखो NaCl है, NaCl का 1 मोल लिया यहाँ, तो ये NaCl का 1 मोल से Na+ और Cl- बनता है, इसके 2 मोल बन गए। तो प्रेक्षित मतलब क्या होगा? प्रेक्षित मतलब जो हमको ऑब्जर्वेशन से मिला है, मतलब जो प्रैक्टिकल से मिला है वो ऊपर रखेंगे। मान लो या NaCl 2 मोल रखे हैं, प्रेक्षण से मिले हैं तो ये ऊपर रखेंगे। और जो सैद्धांतिक हमारा था, सैद्धांतिक जो हमने डाला था NaCl पानी में, वो 1 मोल था, तो 1 मोल नीचे रख देंगे। ऐसे ही इसका और फॉर्मूला होता है सामान्य अणुभार डिवाइड असामान्य अणुभार। सामान्य अणुभार, इसमें भाग लगाना है असामान्य अणुभार का। जैसे देखो एग्जाम्पल, जैसे देखो एसिटिक अम्ल था CH3COOH, इसके हमने 2 मोल लिए, 2 मोल लिए, यहाँ 2 लिखा है, तो इसका मान लो 100% क्या हो गया? संगुणन हो गया। संगुणन हुआ था तो एसिटिक अम्ल आपस में जुड़ गए थे, मतलब क्या बन गया? CH3COOH का होल ट्वाइस, या इसको हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे तो इसका हमको 1 मोल मिला। तो देखो इसमें सामान्य अणुभार इसका कितना होना चाहिए? 60 होता है, और असामान्य कितना आएगा? 120 आएगा। जब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो सामान्य अणुभार को ऊपर रखना है और असामान्य को नीचे रखना है। ध्यान रखना, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है और ये अणुभार है। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है? आयनन या संगुणन। आयनन को वियोजन बोला जाता है, ध्यान रखना। आयनन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या, इसमें भाग लगाना है आयनन या संगुणन के पूर्व कुल कणों की संख्या। कणों की संख्या का भाग लगाना है आयनन या संगुणन। आयनन हो सकता है या फिर संगुणन होगा। मतलब आयनन मतलब जैसे आयनन Na+Cl- टूट गया, या संगुणन मतलब देखो CH3COOH में क्या हुआ? संगुणन मतलब जुड़ गए। तो आयनन या संगुणन से पहले कणों की संख्या कितनी है और बाद में कणों की संख्या कितनी है? देखो पहले, जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, आयनन या संगुणन, ये क्या हो रहा है? यहाँ संगुणन हो रहा है, तो संगुणन से पहले कणों की संख्या कितनी थी? 2 थी इसमें, और संगुणन के बाद कणों की संख्या कितनी है? 1 बचा, 1 मोल बचा, तो क्या आ जाएगा? 2/1। तो आयनन या संगुणन से पहले कणों की संख्या और आयनन या संगुणन के बाद कणों की संख्या, ये क्या होता है? ये हमारा होता है वान टाप गुणांक। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आयनन या संगुणन से पहले कणों की संख्या और आयनन या संगुणन के बाद कणों की संख्या। दोबारा से देखते हैं, प्रेक्षित अणुभार अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म, जो प्रेक्षण से आया है या ऑब्जर्वेशन से आया है प्रैक्टिकल से, और 2 जो हमारा कैलकुलेटेड है सैद्धांतिक रूप से। ऐसे ही सामान्य अणुभार अपॉन असामान्य अणुभार। सामान्य अणुभार मान लो एसिटिक अम्ल का सामान्य 60 होता है, जैसे संगुणन हो जाएगा 100% संगुणन होगा तो क्या होगा? 120 हो जाता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, तो सामान्य को 60 को ऊपर रखना है, 120 को नीचे रखना है। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है आई बराबर आयनन या संगुणन के पश्चात कुल कणों की संख्या, ठीक है, और आयनन या संगुणन से पूर्व कुल कणों की संख्या। तो इसमें क्या होगा? पश्चात कणों की संख्या, जैसे ये एग्जांपल देखो, इसके पश्चात कणों की संख्या कितनी हो गई? 1 मोल बचा इसका, तो 1 ऊपर रखेंगे। पश्चात कणों की संख्या, इसके पश्चात कणों की संख्या कितनी है? इसमें ये उल्टा कर दिया था, इसको सही कर लेना। आयनन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 ऊपर आएगा, और इससे पूर्व कणों की संख्या कितनी? 2 थी, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2, क्योंकि इसमें संगुणन हुआ है, संगुणन हुआ तो कण आधे रह जाएंगे, तो ध्यान रखना। तो आयनन या संगुणन से पश्चात रखना है पहले, तो मतलब आफ्टर,
और फिर पूर्व मतलब बिफोर कणों की संख्या। तो जैसे पश्चात में क्या है, 1 मोल बचा, 1 रख दिया, और पूर्व कितना 2 मोल था तो 2 रख दिया। ये होता हमारा वांटाप गुणांक जिसको आई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो आगे, देखो इसमें यही बता देता हूं मैं तुमको, एक नोट क्या है, नोट ये है जब कण जो है, जो विलय के कण लिए उसका ना तो आयनन हो और ना ही संगुणन हो। विलय का विलयन में, जब विलय का विलयन में आयनन या संगुणन ना हो या नहीं हो, तो आई का मान हमें ध्यान रखना कितना आएगा, 1। ना तो संगुणन हुआ है और ना आयनन हुआ है तो आई का मान रखना हमको 1। जैसे यूरिया के लिए, यूरिया ना तो टूटता है और ना ही संगुणित होता है। NaCl टूट जाता है 2 अणुओं में, लेकिन हमको आई का मान 1 यूरिया के लिए रखना है, ग्लूकोज के लिए रखना है, शुगर के लिए रखना है। इन सब के लिए आई का मान कितना आता है, 1 आता है। ऐसे ही जब क्या हो, जब संगुणन हुआ हो या वियोजन हुआ हो, तो वियोजन को देखते हैं। जब वियोजन हो जाएगा तो वियोजन हो जाएगा, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, वियोजन मतलब टूटना। तो ये देखो वियोजन हो रहा है तो कणों की संख्या बढ़ रही है, तो आई का मान हमेशा क्या आएगा, 1 से ज्यादा आएगा, आई ग्रेटर देन 1। और अगर संगुणन हुआ है, अगर संगुणन हो जाएगा तो आई का मान क्या आता है, 1 से कम, क्योंकि अणु क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद देखो कणों की संख्या कम हो गई, पहले 2 थी अब 1 रह गई, तो ये क्या होता है, आई का मान 1 से कम हो जाएगा। इसको ध्यान रखना दोबारा, जब ना तो विलय का, विलय मतलब यूरिया ले लिया, NaCl ले लिया, या फिर शुगर ले ली, या फिर K4FeCN6 हो गया, बहुत सारे होते हैं विलय, कोई भी ले लेंगे, तो ना तो उसका आयनन हो और ना संगुणन हो विलय का, विलयन में, तो आई का मान 1 रखना है। जब वियोजन हो जाएगा तो टूट जाएगा, तो आई का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा। और जब संगुणन होगा तो जुड़ गया, जुड़ने के बाद आई का मान 1 से कम हो जाएगा। ये होता हमारा आई की वैल्यू संगुणन और वियोजन के बाद में। अब देखो इसमें एक और पॉइंट पढ़ते हैं, नोट। देखो इंपॉर्टेंट नोट है। देखो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं, ध्यान से देखो, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन किए वो किए वैद्युत अनअपघट्य के लिए। वैद्युत अनअपघट्य जो भी हमने अणुसंख्या गुणधर्म लिए थे, उसमें या तो हमने चीनी ली थी, शुगर, या ग्लूकोज लिया था, या यूरिया लिया था, या बेंजीन ली थी। मतलब अब तक जो हमने पढ़े वो सारे क्या है, वैद्युत अनअपघट्य लिए हैं। वैद्युत अनअपघट्य लिए हैं। देखो चीनी भी नहीं टूटती, मतलब इन सब के लिए आई का मान हमेशा ध्यान रखना 1 होगा, क्योंकि ये सारे क्या है, वैद्युत अनअपघट्य, मतलब टूटते नहीं आयनों में, तो इन सब के लिए आई का मान क्या होता है, 1। अब तक हमने जो अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े थे 4, उनमें जो क्वेश्चन किए वो इन पर बेस किए हैं। अब हम देखेंगे वांटाप गुणांक आ गया। अब वांटाप गुणांक आने से जो वैद्युत अपघट्य होते हैं, वैद्युत अपघट्य, जैसे वैद्युत अपघट्य देखेंगे, अभी एग्जांपल बताऊंगा, लेकिन वांटाप गुणांक आने से, वांटहाप गुणांक, अब वांटाप गुणांक के आने से जो हमने 4 अणुसंख्या गुणधर्म पढ़े हैं उनके फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, सिर्फ हमको आई से या वांटाप गुणांक से मल्टीप्लाई करना, गुणा और करना पड़ेगा। तो उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। देखो सबसे पहला अणुसंख्या गुणधर्म क्या पढ़ा था, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या था, P0A माइनस PA अपॉन P0A इजकल टू XB, ये पढ़ा था। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P0A माइनस PA अपॉन P0A इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू WA MA अपॉन WA। अब देखो ये तो हमने जब पढ़ा था जब वैद्युत अनअपघट्य लिए थे। अब हम वैद्युत अपघट्य के लिए देख रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आई से गुणा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, आई से गुणा हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई से गुणा हो जाएगा। अभी बताऊंगा इसका एग्जाम्पल कैसे होता है।
दूसरा देखो, दूसरा हमने पढ़ा था क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या था? क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला था डेल्टा टीबी समानुपाती एम, ये था। या फिर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम आया था हमारा एक फॉर्मूला इसमें। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आई से गुणा और हो जाएगा, वन टाप गुणांक से गुणा और हो जाएगा। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया के बी इंटू एम इंटू आई, वन टाप गुणांक। तीसरा फॉर्मूला होता हमारा हिमांक में अवनमन, अवनमन मतलब वृद्धि। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर क्या था, के एफ इंटू एम, ये फॉर्मूला था। अब आई से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन टाप गुणांक से और मल्टीप्लाई होगा इसमें। एक चौथा फॉर्मूला है हमारा परासरण दाब। परासरण दाब का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पाई बराबर सी आर टी पढ़ा था। अब इसमें भी क्या होगा, आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन टाप गुणांक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका नया फॉर्मूला बनेगा पाई बराबर सी आर टी इंटू आई, ये इसका नया फॉर्मूला बनेगा। तो देखो इसमें अब इसके एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमको NaCl दे रखा है, यूरिया दे रखा है, चीनी दे रखी है, ग्लूकोज दे रखा है। उसके लिए हमको आई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 होती है इनकी वैल्यू। इसलिए हम तक अब तक जो भी क्वेश्चन किया हमने आई की वैल्यू कहीं भी नहीं रखी। लेकिन अब आई की वैल्यू किस किस में रखनी है हमको, NaCl अगर आ जाए तो आई की वैल्यू रखनी है, K4FeCN6 आ जाए तो आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ऐसे ही CaCl2 आ जाए तो, MgCl2 आ जाए तो, इन सब के लिए आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। Al2SO4 का होल थ्राइस आ जाए, इसके लिए आई की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो देखो इनके लिए आई की वैल्यू कितनी होगी, Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, मतलब आई का मान कितना होगा, 2। जितने आयन देगा उतना ही आई का मान होगा। ऐसे देखो K4FeCN6 का टूटता है, K4FeCN6 होता है, वो कैसे ब्रेक होगा, देखो 4K प्लस बनते हैं प्लस FeCN6, 4 माइनस के बनेंगे, ये बनेंगे 4K प्लस और 4 माइनस के होंगे FeCN6। तो देखो एक ये मतलब 4 तो ये हो गए अणु और एक ये, तो टोटल 5 मोल हो गए इसके। तो आई का मान क्या होगा यहाँ पर, 5। आई का मान कितना आएगा, 5, जितने भी अणुओं में टूटता है। CaCl2 कैसे होगा, Ca पर +2 होगा और 2Cl माइनस के होंगे, तो एक तो ये रहा और 2 ये 3, तो इसके लिए आई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। MgCl2 के लिए Mg +2 + 2Cl माइनस में टूटेगा, तो एक तो ये रहा और 2 ये रहे, टोटल कितने हो गए, 3, तो इसके लिए आई का मान कितना आएगा, 3 आएगा। Al2SO4 का होल थ्राइस कैसे ब्रेक होगा, 2Al + 3 और SO4 -2, ये कितने बनेंगे, 3, तो इसके लिए 2 और 3, टोटल कितने, आई की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए, आई की वैल्यू इसके लिए आएगी 5। तो क्योंकि 2 Al और 3 ये है तो 5 हो गई। अब देखो इसमें 2 तो ये और 1 ये 3, 2 ये 1 ये 3, 4 ये और 1 ये 5, 1 और 1 2, तो ये होती है इनके लिए आई की वैल्यू। मतलब जितने आयंस हमको मिलते हैं वही उनके लिए क्या होगी, वही उनके लिए आई की वैल्यू होती है। ये सभी समझ में आ गया होगा आई की वैल्यू हमको कैसे निकालनी है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं एक। देखो एक क्वेश्चन है हमारा, वैद्युत अनपघट्य के लिए आई का मान 1 होता है, और वैद्युत अपघट्य जैसे NaCl वैद्युत अपघट्य होता है, CaCl2 MgCl2 K4FeCN6 सब के लिए आई का मान 1 से ज़्यादा होगा। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा हमको, निम्नलिखित 0.1 m विलयनों को उनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब 0.1 NaCl दे रखा है, 0.1 m यूरिया दे रखा है, 0.1 m MgCl2 दे रखा है, और 0.1 दे रखा है हमको, 0.1 दे रखा है AlCl3। तो इसके लिए हमको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में, क्वथनांक का क्रम लगाना है, क्वथनांक, ये हमको पूछा है क्वथनांक का क्रम। तो सबसे पहले देखो क्वथनांक और हिमांक दोनों क्रम लगा लेंगे यहाँ। तो देखो सबसे पहले ये ध्यान रखना है, कणों की संख्या, कणों या मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
जितनी ज़्यादा होगी, मोलों की संख्या ज़्यादा होने पर क्वथनांक भी बढ़ता है, मतलब मोलों की संख्या के समानुपाती क्या होगा, क्वथनांक। और कणों की संख्या ज़्यादा होने पर हिमांक में कमी आती है। कणों की संख्या या मोलों की संख्या, कणों की संख्या या मोलों की संख्या समानुपाती 1 अपॉन हिमांक होता है, ये ध्यान रखना। तो क्वथनांक का क्रम पूछा हमको, तो ये दोनों बात ध्यान रखना, क्वथनांक के समानुपाती है और हिमांक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो हमको इसमें क्वथनांक का क्रम पूछा है, तो क्वथनांक और हिमांक दोनों क्रम लगाते हैं। देखो क्वथनांक का क्रम, अब देखो कणों की संख्या निकालेंगे सबसे पहले सब में। देखो NaCl क्या देगा, I का मान NaCl के लिए कितना होगा, एक ये प्लस और एक ये, मतलब 2 आयन देगा, तो I की वैल्यू 2 रहेगी यहाँ। उसके बाद मतलब इसमें कण देख लो तुम सीधा, इसमें कण कितने बनेंगे, 2 कण। इसमें कण कितने बनेंगे, यूरिया में यूरिया टूटता ही नहीं है, इसके लिए कितना होता है, 1 कण रहेगा। MgCl2 में कितने कण होंगे, 3, क्योंकि Mg1 और 2 Cl 3 होंगे। AlCl3 में कण की संख्या कितनी होगी, 3, तो Cl और 1 Al, टोटल कितने होंगे, 4 कण। अब देखो कणों की संख्या जिसमें जितनी ज़्यादा है उसके लिए वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्वथनांक का मान भी ज़्यादा होगा। तो देखो सबसे पहले क्वथनांक किस में ज़्यादा होगा, AlCl3 में, उसके बाद MgCl2 में, उसके बाद NaCl में, और फिर यूरिया में। ये होगा क्वथनांक का क्रम। अब हिमांक का क्रम लगवाए हमको तो हिमांक का क्रम, हिमांक का क्रम क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि कणों की संख्या क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो सबसे ज़्यादा हिमांक किसका होगा, यूरिया का। मतलब ऐसे लिख सकते हैं AlCl3 का क्या होगा, सबसे कम होगा, फिर MgCl2 का, फिर NaCl का, और फिर यूरिया का। ये होता है हमारा हिमांक का और क्वथनांक का क्रम। तो इस क्रम को ध्यान रखना, हिमांक के क्रम को और क्वथनांक के क्रम को ध्यान रखना हमको। सीधा सा है, जितना I का मान होगा कणों की संख्या उतनी ज़्यादा होने वाली है। इसमें 2 कण है, इसमें 1 कण है, इसमें 3 कण है, इसमें 4 कण है, तो ये फॉर्मूला ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। और देखो आगे क्वेश्चन हमारा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा हमको, जल के लिए मोललता, जल के लिए मोललता, मोललता है स्मॉल m, या इसके लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं इसको, उन्नयन स्थिरांक। इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, या 0.50 लिख दो, किलोग्राम मोल इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम मोल इनवर्स में दे रखी है वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हमने डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा है तो यहाँ पर केल्विन नहीं आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो फर्स्ट पूछा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब, इसका मीन्स क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा इसमें। देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जब विलयन की मोललता, ध्यान रखो, जब विलयन की मोललता 1 मोल है, मतलब जब विलयन की मोललता हमको दे रखी है, जब विलयन की मोललता 1 मोल Kg इनवर्स है, 1 मोल Kg इनवर्स है, तो उसके क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन दे रहा है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, या 0.50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 0.5 से कर लो, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो इसका मतलब क्या है कि विलयन की मोललता दे रहा है हमको 1 मोल Kg इनवर्स, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है, 4 मोलल ग्लूकोज में जलीय विलयन का क्वथनांक, ग्लूकोज में जलीय विलयन का क्वथनांक। अब देखो 4 मोल ग्लूकोज में जलीय विलयन का क्वथनांक पूछा है, तो क्वथनांक निकालने का क्या फॉर्मूला था, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M, डेल्टा TB बराबर KB इंटू क्या होगा, M होगा। अब देखो यहाँ से I से गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों,
क्योंकि ग्लूकोज के लिए आई का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आई की वैल्यू रखो चाहे मत रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो देखो डेल्टा टी बी बराबर के बी की वैल्यू हमको कितना दे रखी है, 0.5 इंटू मोलर उन्नयन स्थिरांक इंटू मोललता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4 मोलल दे रखा है। तो मतलब 4 से गुणा हो जाएगा, और ग्लूकोज के लिए आई का मान कितना होता है 1, तो 1 से गुणा हो जाएगा यहाँ। तो ये हमारा आएगा डेल्टा टी बी बराबर कितना आएगा, 5 चौक 20 पॉइंट है तो 2, कितना आएगा हमारा डेल्टा टी बी की वैल्यू आएगी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। अब देखो हमको अगर मान लो आगे क्वथनांक पूछा है तो क्वथनांक हमने निकाल दिया। क्वथनांक में उन्नयन पूछे तो देखो यहां से देखो डेल्टा टीबी क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। ये तो हमने क्वथनांक में उन्नयन निकाला कि तो क्वथनांक कितना बढ़ेगा, तो क्वथनांक पूछे कितना आएगा टीबी, ये टीबी पूछा तो टीबी बराबर क्या आएगा डेल्टा टीबी प्लस ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा टीबी नॉट। मतलब टीबी बराबर डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी 2 और टीबी नॉट, ध्यान रखना जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और हिमांक कितना होता है जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्वथनांक है तो यहाँ कितना रख देंगे 100, तो टीबी की वैल्यू कितनी आएगी 102 डिग्री सेंटीग्रेड। टीबी की वैल्यू कितनी आएगी 102 डिग्री सेंटीग्रेड आएगी। ये सभी समझ में आ गया होगा। दोबारा से देख लो, तो के बी डेल्टा टी बराबर के बी इंटू एम इंटू आई की वैल्यू 1 रहेगी, ग्लूकोज है, के बी की वैल्यू 0.5, मोलर तक कितनी दे रखी है 4 मोलर विलियन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हमको टीबी निकालना, तो डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट होता है। टीबी क्या आ जाएगा यहाँ से, टीबी बराबर क्या होगा डेल्टा टीबी, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा प्लस टीबी नोट। अब देखो यहाँ से नोट किसके लिए लगाते हैं, जल के लिए, शुद्ध जल के लिए, तो जल का क्वथनांक होता है 100, टीबी नोट की वैल्यू डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 आई तो 102 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसका 3rd नंबर दे रखा है, 4 मोलल यूरिया के जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। देखो सेम है बिल्कुल, इसमें वही होगा डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम इंटू आई की वैल्यू 1 रखेंगे, डेल्टा टी बी की वैल्यू 5 है, 4 मोलर 4 गुणा 1 तो क्या आ जाएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा यहाँ से। अब देखो, अब यहाँ से हम डेल्टा टी बी क्या होता है, डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी बी नोट होता है। तो यहाँ से हम टी बी की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो क्या आएगा डेल्टा टी बी प्लस टी बी, डेल्टा टी बी प्लस टी बी नोट आएगा। तो यहाँ से डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी है 2, और इसकी कितनी होगी 100 होगा, जल के लिए क्वथनांक तो कितना आएगा 102 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से भी टीबी की वैल्यू जो हमारी आई है वो कितनी आई है 102 डिग्री सेंटीग्रेड, टीबी की वैल्यू आएगी। अब देखो हमको एक क्वेश्चन इसी में ये दे दे, 4 मोलल यूरिया लिख दे, यहाँ 4 मोलल यूरिया लिख दे, इसका क्वथनांक पूछे तो कैसे लिखेंगे, तो यूरिया 4 मोलल यूरिया नहीं 4 मोलल यूरिया तभी लिख लिया, NaCl दे दे हमको, 4 मोलल NaCl दे दे। तो NaCl के लिए आई का मान कितना होगा 2, क्योंकि प्लस और माइनस मतलब 2 आइंस देगा, तो यहाँ क्या रख देंगे 2 रख देंगे। अब देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ 2 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, तो यहाँ भी 4 रख देंगे तो कितना आएगा 104 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल था क्वेश्चन है ये। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है हमारा इसमें 5वें नंबर का। देखो ए दे रखा है इसमें 4 मोल ग्लूकोज, ध्यान समझना इसको, प्लस 1 kg जल, इसकी मोललता हमको निकालनी है। माना इसकी मोललता, इसकी क्या ज्ञात करनी है हमको, मोललता ज्ञात करनी है। माना इसकी मोललता हमने क्या मान ली S1 मान ली, इसकी मोललता क्या मान ली हमने S1। ऐसे बी नंबर दे रखा है 2 मोल ग्लूकोज, और इसके लिए
1/2 kg जल दे रखा है। कितना दे रखा है? 1/2 kg जल दे रखा है। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे? इसके लिए मोललता पूछी हमको, तो मोललता का हमको इसकी को मान लिया S2। अब ध्यान से देखो मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। मोललता का फॉर्मूला क्या होगा? मोललता बराबर विलय के कणों की संख्या, मोलों की संख्या भाग विलायक का द्रव्यमान। किसमें? केजी में। विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो देखो विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 4 मोल दे रखे हैं और विलायक का द्रव्यमान केजी में कितना? 1। तो क्या आएगा? 4। तो यहाँ पर मोललता का कितनी आई? 4 मोल केजी इनवर्स। ऐसे देखो इसमें मोललता का फॉर्मूला क्या होगा? मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलय के मोलों की संख्या कितनी दे रखी? 2 मोल, तो 2 ऊपर रखना है। द्रव्यमान 1/2, तो ये आ जाएगा 2। ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4। तो देखो इसके लिए क्या आंसर आएगा हमारा? 4 मोल केजी इनवर्स। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कैसे किया ये क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से बता देता हूँ, लास्ट वाला जो पॉइंट किया है। तो 4 मोल ग्लूकोज प्लस 1 kg जल के लिए मोललता याद करनी। इसके लिए मोललता हमने S1 मान ली और इसके लिए हमने मोललता S2 मान ली, जिसमें 2 मोल ग्लूकोज और आधा kg जल दे रखा है। तो देखो विलय के मोललता क्या होती है? विलय कणों की संख्या विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलय कणों की संख्या 4 दे रखा है तो 4 ऊपर रखा, ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान 1 kg दे रखा है 1, तो क्या आ जाएगा? 4 मोल केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स मोललता का मात्रक होता है। ऐसे ही इसके लिए 2 मोल दे रखा है विलय की मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है? द्रव्यमान आधा kg, तो आधा नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 2 गुणा 2, मतलब कितना हो जाएगा? 4 मोल केजी इनवर्स। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, आगे का हम कल के वीडियो में करेंगे।